नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वोत्तम क्लासेस के चैनल में। दोस्तों यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको विशेष क्लास उपलब्ध करवाई जा रही हैं आपकी स्टडी के लिए। दोस्तों कोरोना के कारण आप फेस टू फेस या ऑफलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए विशेष एक फैकल्टी के साथ आपको विशेष अपने यूजफुल पढ़ाई के लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्लास स्टार्ट करवाई हैं। दोस्तों तो आज अपन दोबारा से बात करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से क्लास में अपने टॉपिक की बात करते हैं। बाकी बातें होती रहेंगी लेकिन बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक में अपनी चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो दोस्तों आज लास्ट क्लास है इसकी। इस क्लास में अपने आज पढ़ेंगे इन लोगों का, इसके समाज का आर्थिक जीवन क्या था, उद्योग धंधे क्या थे, जीवन यापन के क्या क्या इनके साधन थे। तो आज मैं बात करूँगा इनके आर्थिक जीवन की। आज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों आर्थिक जीवन की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मुख्यतः इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो तीन चीज़ों पर डिपेंड था। ये तीन काम करते थे। एक तो कृषि, एक पशुपालन और एक शिल्प या उद्योग। ये इनके तीन विशेषताएं आजीविका चलाने के लिए काम थे, जो करते थे कृषि, पशुपालन, शिल्प या उद्योग, अन्य व्यापार छोटे मोटे। तो अपन सबसे पहले लेकर चलते हैं दोस्तों कृषि को, कि कृषि की क्या क्या हमें जानकारी मिली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खेतीबाड़ी को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ चीज़ें हमें मिली जो मैं कंफर्म करवाती हैं, जो मैं विश्वास दिलाती हैं कि ये लोग कृषि करते थे। देखो यहाँ शोध करने पर पाया गया कि यहाँ के लोग नवंबर और दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में काटते थे। यह में एक शोध में मिला, वहां अनुमान लगाया कि नवंबर दिसंबर में फसल स्टार्ट होती थी, बोते थे और मार्च अप्रैल में काटते थे। इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट ऐसा देता हूं जिससे आपको कंफर्म होगा, हाँ कुछ कृषि तो करते थे। देखो क्या, हमने हड़प्पा और मुख्यतः मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार मिले। दोस्तों जो हड़प्पा है उसमें छोटे मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो में अन्नागार, विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। और आप अन्नागार जानते हो, मिट्टी की बनी हुई एक इमारत होती थी जिसमें अन्न संग्रहण किया जाता था, अनाज का रखा जाता था संग्रहित करके। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक घर में अन्नागार की व्यवस्था होती थी, और विशाल अन्नागार की व्यवस्था होने के कारण अत्यधिक अन्न का उत्पादन होता होगा, अत्यधिक अनाज उत्पादन होता होगा, तभी तो अन्नागार है। अब यहाँ से अन्नागार क्यों बनाएंगे? अनाज संग्रहण के लिए। तो आप अनुमान तो लगा सकते हो भाई, अन्नागार है तो खेती होती होगी, अन्न का या अनाज उत्पादन होता होगा, तो ये अन्नागार से मिला। इसके बाद भी क्या मिला? अब हमें कुछ ऐसे साधन मिले जो इसमें उपयुक्त होते हैं कृषि में। जैसे मैं कहूँ मोहनजोदड़ो और बनवाली, कितने स्थल हुए दोस्तों? 2। मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी का हल मिला। अब आप क्या अनुमान लगाओगे भाई, खेतीबाड़ी में यंत्र का यूज आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। खेतीबाड़ी में हल का यूज आता है। तो हमें मिट्टी का बना हुआ हल मिला 2 जगहों से, एक मोहनजोदड़ो और दूसरी कौन सी है? वनमाली। मिट्टी का हल मिला, अन्नागार मिला। ये क्या बताते हैं? ये खेतीबाड़ी की चीज़ें हैं। तो एक कृषि करते हैं, अनाज उत्पादन का काम करते हैं। तो हल मिल गया। इसके बाद भी दोस्तों
बनवाली में उत्तम किस्म का जौ मिला था। बनवाली में उत्तम किस्म का जौ भी मिला, उत्तम किस्म का जौ मिला। बनवाली में उत्तम किस्म का क्या मिला था दोस्तों? जौ मिला। अब मैंने बताया कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, वह हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले जो विशाल अन्न भंडार का योगदान देते हैं या बताते हैं कि यह विशाल अनाज का उत्पादन होता। मोहनजोदड़ो बनवाली से मिट्टी का हल मिला, यानी ये इसकी खुदाई करके जुताई करते थे। दोस्तों बनवाली में उत्तम किस्म का क्या मिला? जौ मिला। इसके अलावा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या चीज़ें मिली उन पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लें, तुरंत आपकी डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिली जो आपको बताएंगी कि कृषि का महत्व यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो एक बार देखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट बात की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, देखें आगे। मैंने बताया मिट्टी का हल मिला, अन्नागार मिला। अब मैं एक चीज और कहता हूं, कालीबंगा एक जगह थी, एक नगर था कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में, और कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत मिले। अब मुझे एक बात बताओ, हल मिला, हल का काम क्या है? जुताई का। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले, इसका ये मतलब हुआ कि ये खेती करते हैं, अब तो कन्फर्म हो गया। लेकिन यहां खेत में क्रॉस करती हुई, खेत में काटती हुई जुताई की रेखाएं मिली, काटती हुई हल रेखाएं मिली, हल रेखा मिली। यानी आप इसको समझना एक बार, जैसे अपन खुद जुताई कर रहे हैं तो लाइन बनती है हलों से, हलों से जुताई करते हैं, लेकिन इसमें एक जुताई ऐसे भी मिली, यानी कि दोनों साइडों से काटती हुई हल रेखाएं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पहले फसल कर की तो ऐसी जुताई की, दोबारा फसल की तो ऐसे जुताई की, और इनके क्रॉस करने से हमें दो फसल करने की मिलती है जानकारी, दो फसल की जानकारी मिली है। कुछ नहीं, सब चीज़ यही है, यही छिपी हुई है, बस आपको यहाँ से निकालना है। मैं आपको क्रम टू क्रम ये चीज़ें बताता चलूँगा जिसका अपन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों मैंने बताया कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, खेत में काटती हुई हल रेखा मिली, क्रॉस करती हुई, जो बताती है कि यार कितनी फसल होती थी? दो फसल होती थी। अगला पॉइंट अगर मैं कहूँ, जो हमारा एक नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से दोस्तों सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़ा मिला। अब मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला तो आप जानते हो ये सूती कपड़ा आएगा कहां से? दोस्तों इसके लिए जरूरी है कपास। क्या जरूरी है? कपास। तो हमें क्या फैक्ट मिलेगा कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला और सूती कपड़े के लिए चाहिए कपास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग काय की खेती भी करते थे? कपास की। यही से शोध मिल गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले, तो अपन कहते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। तो हम यहाँ शोध देते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम विश्व में कपास की खेती की गई थी। अब ये कहते हैं यूनान से लोग आए, और यूनान से लोग आए इस कपास का सूती वस्त्र का व्यापार करने। तो एक नदी है हमारी सिंधु, आपने सुना है नाम, मैंने बताया कई बार। और उस समय बाकी नदियों को ना जानकर सिंधु नदी का था महत्व। जब यूनान से लोग आए और यूनान से लोग आकर उन्होंने कपास के बारे में सोचा, सुना, और वो कपास का व्यापार करने आए सूती कपड़ों के लिए, तो उन्होंने कहा ये कैसी फसल है? कपास नाम नहीं था उस टाइम,
कपास नहीं कहते थे। यूनान से लोग आए और यूनान से लोगों ने आकर कहा कि एक ऐसी फसल है जो किस नदी के किनारे होती है, सिंधु, और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको एक नाम दे दिया सिंडन। तो कहते हैं कपास को यूनानियों ने एक नाम दिया था दोस्तों, क्या कहा था इसको, सिंडन। तो विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, और यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था, सिंडन। कुछ नहीं, बहुत ही इजी चीजें हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिलने से हमें काय की जानकारी मिली, कपास की। तो एक खेती करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास की गई थी, और दोस्तों यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था, सिंडन। बहुत ही नॉर्मल चीजें जो खेती बाड़ी की जानकारी देते हैं। तो इस में 2-3 चीजें पता चली। यहाँ खेती की, गेहूं होते थे, यहाँ जौ होते थे, और दोस्तों यहाँ क्या होते थे, कपास। हमने 3 फसल अभी शोध में निकाली। अब इसके अलावा मैं कुछ चीजें और एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, अपन और फसलों के बारे में बात करते हैं। क्या कोई और भी फसल मिली तो देखें एक बार। कुछ नहीं, इजी वे में समझना है आपको, बहुत ही आसान चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है जो आपको अच्छी नहीं लगे, मज़ा नहीं आए पढ़ने में। इसके बाद दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा जगह लोथल, और दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा रंगपुर। लोथल और रंगपुर नाम की 2 जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और ये जो लोथल है, यहां से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती के साक्ष्य मिले। लेकिन रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। तो हमने कहा कि ये गेहूं जो कपास के साथ खेती क्या की करते थे, चावल की भी खेती मिल गई अपने को। इसके साथ दोस्तों तरबूज के बीज भी मिले थे, और तरबूज के बीज मिलने के कारण उन्होंने कहा कि यहाँ तरबूज की खेती भी की जाती थी। तो मेनली हमारी फसल बता देते हैं, गेहूं, जौ, कपास, चावल और तरबूज की खेती हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रचलित थी, जिनको अपन पढ़ते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि खेती के साथ में पहले मिले, उसके बाद हमने कृषि फसल के बारे में डिस्कस किया कि फसल, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने एक एक से निकाल के दी दोस्तों। इसके बाद खेती के बाद हम बात करते हैं दोस्तों पशुपालन को लेकर कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों पशुपालन में क्या क्या चीज़ें प्रचलित थी। तो देखें आगे, पशुपालन में अपने को काय की बात करनी है। कुछ नहीं है, इजी वे में आपको पढ़ना है दोस्तों, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, बहुत ही आसान चीज़ें हैं सारी की सारी। इसके बाद दोस्तों पशुपालन की बात करें तो कहते हैं यहाँ गाय, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट आदि की जानकारी मिली है पालने की। कुत्ता, इनके पालन पोषण की जानकारी मिली है। अगर मैं कहूं जो बैल या सांड या इन सब की बात करें तो इनकी जो मुद्रा या मोहर हैं, इनकी मुद्राओं से एक कुवड़ वाले सांड का अंकन मिला है, सांड मिला है, यानी इनकी मोहरों पर अधिकांश रूप से कुवड़ वाले सांड का महत्व मिला है, जो इनका सबसे प्रिय और सबसे पूजनीय माना गया। मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन को लेकर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन में मैंने बताया गाय, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट, कुत्ता, इनकी जानकारी मिलती है। लेकिन मुद्राओं पर सर्वाधिक मिलता है कुवड़ वाला सांड, और कुवड़ वाला सांड इनका सबसे प्रिय और पूजनीय पशु माना गया। कुत्ता की अगर बात करें दोस्तों तो जगह है रोपड़, और रोपड़ जगह पड़ती है पंजाब, और रोपड़ पंजाब में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो वहीं से हमने कहा ये कुत्ते को भी पालते थे, तो यहां से मिले हैं मानव के साथ कुत्ता दफनाने का।
कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, का साक्ष्य मिला। तो इसका मतलब यहाँ से कुत्ते का ही पालन होता था। ऊंट की दोस्तों अगर बात करें तो एक जगह है, अपनी नगर है एक कालीबंगा, और दोस्तों जो कालीबंगा वहाँ एक चित्र मिला था। जब अपन कालीबंगा की बात कर रहे थे मैंने बताया कि कालीबंगा से एक चित्र मिला जिसमें जो एक पुरुष था वो एक पशु को लेकर आगे बढ़ रहा है, पशु को लेकर आगे बढ़ रहा था, और जो पशु था उसकी दोस्तों जो पहचान की गई तो ऊंट के रूप में की गई। इसका मतलब ऊंट पालन होता था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कुत्ता, ऊंट, हाथी, क्योंकि हाथी का कपाल खंड अपने को मिला है मोहनजोदड़ो से, हाथी का कपाल खंड मिला है मोहनजोदड़ो से। तो मैं यहीं से ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें थी सारी की सारी बहुत ज़्यादा पशुपालन में आती थी। ये गाय, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट, कुत्ता, विशेषतः पशुपालन में ये यूज किए जाते थे संदर्भवासियों के प्राकृतिक जीवन में, इनके दैनिक जीवन में। इसके बाद भी दोस्तों एक दो चीज़ की और बात करें कि इनका मुद्राओं में इनका सबसे प्रिय, पवित्र और पूजनीय माना गया था कुगड़ वाले सांड को, जो इनकी मुद्राओं पर, मोहरों पर इसका सर्वाधिक अंकन मिला है दोस्तों। एक चीज़ की और बात आती है दोस्तों घोड़े को लेकर, और घोड़े का महत्व तो क्या है, घोड़े की कैसे जानकारी मिली, अपन उसकी बात कर लेते हैं। पशुपालन को लेकर देखें, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ये कहा जाता है एक जगह है लोथल और एक जगह दोस्तों सुतकोतदा। लोथल से तो घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति मिली, घोड़े की मृण मूर्ति मिली। और दोस्तों सुतकोतदा से घोड़े की हड्डियां या अस्थि पंजर मिले, हड्डी या अस्थि पंजर मिले। और ये चीजें बताती हैं कि ये लोग किससे भी परिचित थे, घोड़े से, लेकिन घोड़े का महत्व नहीं था। यानी कि घोड़े का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि घोड़े का सर्वाधिक यूज आता है युद्ध स्थल में। जबकि ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं तो यहाँ युद्ध की ना तो सामग्री मिली और ना ऐसी व्यवस्थाएं मिली जिससे युद्ध का कारण हो, इसलिए ये लोग युद्ध तो करते ही नहीं थे, प्रचलन ही नहीं था, युद्ध होते ही नहीं थे। इसका मतलब इस घोड़े का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया था। इसलिए घोड़े के साक्ष्य जरूर मिले लेकिन घोड़े का महत्व नहीं था। और ना ही दोस्तों हाथी का महत्व था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो पशु जिनमें घोड़ा और हाथी का या विशेष महत्व नहीं था, ये ओनली इनके साक्ष्य मिले हैं, महत्व नहीं था। तो ये बात होती है दोस्तों हमारे पशुपालन को लेकर कि कहाँ से क्या मिला और किन चीज़ों की जानकारी मिली। अब बात आती है इनके उद्योग धंधों की और शिल्प कला की, उसकी बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। देखें, बात करें उद्योग धंधों की तो आप जानते हो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है लोथल और एक है दोस्तों चनूदड़ो। लोथल और चनूदड़ो इन दोनों जगह से एक कारखाना मिला था, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना मिला। अब मुझे बताओ दो जगह ली हमने, एक तो ली लोथल, लोथल दोस्तों गुजरात में और चनूदड़ो है दोस्तों पाकिस्तान में। तो लोथल और चनूदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले। जो इनके अन्य व्यवसाय थे उद्योग धंधों में मनके बनाने का कारखाना आ गया। इसके बाद दोस्तों एक जगह है बालाकोट पाकिस्तान में, बालाकोट, एक जगह दोस्तों लोथल और दोस्तों चनूदड़ो। इन दोनों जगहों से चूड़ी निर्माण, चूड़ी निर्माण और दोस्तों शीप निर्माण के कारखाने मिले, इनके उद्योग या कारखाने मिले, उद्योग या कारखाने मिले।
यानी कि यहाँ के लोगों के कुछ और भी उद्योग धंधे थे जिनमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, हमें चूड़ी और सीप निर्माण का कारखाना मिला है। यहाँ के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो विशेष थे। यहाँ कुछ चन्हूदड़ों लोथल से दोस्तों, लोथल से मिट्टी के साहुल मिले हैं, मिट्टी के साहुल या वाट मिले, मिट्टी के साहुल या वाट मिले। आप जानते हो वाट का यूज तोलने में होता है, खरीद फरोख्त में होता है। तो मिट्टी के साहुल या वाट मिले जिन्हें खरीद फरोख्त की जानकारी देते हैं। जबकि जो चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो से भी वाट निर्माण के कारखाने मिले हैं, वाट निर्माण के कारखाने। और वाट निर्माण के साथ ही यहां मुद्रा या मोहर बनाने के कारखाने मिले हैं। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इनके उद्योग धंधे और भी थे जिनमें वाटों से हमें खरीद फरोख्त के लिए वाटों का साक्ष्य मिला है। बांट बनाने, मुद्रा बनाने, ये सारे के सारे कारखाने तो चन्हूदड़ों से, बांट मिले हैं लोथल से। और दोस्तों इनके अन्य कार्य थे चूड़ी निर्माण, सीप निर्माण, मनके बनाने, ये सारी की सारी चीज़ें जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मिली हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं इनसे कि इन लोगों के और भी काम थे। भाई ये उद्योग धंधों से ये अपनी आजीविका चलाते थे, व्यापार करते थे, इनका आजीविका चलाने का एक विशेष स्रोत हो गया। अब इसके बाद मैं कहूं कि ये जो बांट होते थे ये 16 के गुणज में होते थे, 16 के गुणज में होते थे। जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड करें, या 16 से डिवाइड हो या 16 उनसे डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64, यानी कि 16 के गुणज के वाट या मापों का यहाँ प्रचलन था। विशेष महत्व देना कि ये जो हमारा बांट या माप मिले वो 16 के गुणज में मिले हैं, जिसमें 2, 4, 8, 16, 32, 48 जो 16 से डिवाइड हो या 16 जिनसे डिवाइड हो उसी माप के वाट यहाँ प्रचलित थे। तो ये बात चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी या यहाँ के लोगों के आर्थिक परिवेश की। आर्थिक परिवेश में हमने पहले कृषि परिवेश देखा, फिर हमने उनका पशुपालन परिवेश देखा, फिर हमने उनका आर्थिक जीवन में उद्योग धंधों का परिवेश देखा, जो हम एक एक से इनकी बात कर चुके हैं। तो मैं अगर कहूं यहां ये लोग कृषि करते थे और पशुपालन करते थे, और कृषि और पशुपालन साथ में होता है तो क्या बन जाती है दोस्तों? मिश्रित कृषि। जानते हो आप इस चीज को कि यहां मैं सीधे कह सकता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी कृषि होती थी? मिश्रित कृषि। कृषि भी करते थे और पशुपालन भी होते थे। अगर मैं ये कहूं कि यहां फसलों में गेहूं, जौ, चावल, कपास, इनकी हमें जानकारी मिली है, सारी की सारी फसलें होती थी, तो एक साथ ना होने के कारण को कह देते संयुक्त कृषि। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कैसी कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं? संयुक्त कृषि होती थी, जो इनके आर्थिक परिवेश का हमें परिचय देती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक प्रथा थी व्यापार की, एक प्रणाली चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार करते थे। अब आप कहोगे वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे? देखो आज क्या होता है, अपन पैसे देते, पैसे के बदले कोई भी चीज़ अपन सेल करते हैं, परचेज करते हैं, पैसे लेते हैं बदले में। लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले कुछ और देते थे। जैसे मैं बताऊं आपको, इस कार्य से गांव से ये लेते थे अनाज, और अनाज के बदले ये उनको वस्तु देते थे, या कुछ ये कह सकते हैं उपहार में वस्तु हो गई, कुछ मृदभांड हो गए, ये दे दिए, मोहर दे दी, कपड़े दे दिए,
ये सारी चीज़ें ये इनको उपलब्ध कराते थे और बदले में क्या लेते थे? अनाज। तो वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी वस्तु देकर कुछ खरीदना, यह कहलाता वस्तु विनिमय प्रणाली। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में प्रचलित थी व्यापार के लिए कौन सी प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिनमें अपन कह सकते हैं मिश्रित कृषि थी, संयुक्त कृषि थी। वस्तु विनिमय प्रणाली इनके व्यापार की प्रमुख प्रणाली थी। इनके बांट या माप काय के गुणज में होते थे दोस्तों? 16 के गुणज में होते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, लिपि, जो संस्कृति थी उसके बारे में अपने बात की, आज डिस्कस किया दोस्तों। अब इसके पतन की ओर चलते हैं। इनका लास्ट पीरियड, टाइम पीरियड क्या था? तो मैं अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट पॉइंटों के बारे में बताएंगे। आज सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट क्लास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनको देखना आप, मैं आपको बताता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के पहले विकास के कुछ मत हैं। ये डेवलप हुई, सिंधु घाटी सभ्यता जब की बसावट हुई, विकसित हुई, उसके कुछ मत हैं। तो मैं ऐसे कह दूं, सभ्यता के विकास के मत, सभ्यता के विकास के मत, यानी कि ये जब प्रारंभ हुआ तो इसके कुछ मतें कैसे विकसित हुई, किन लोगों ने। तो एक शोधकर्ता, अपन नाम बताते हैं, क्रेमर। और क्रेमर कहता है कि ईरान में एक जाति रहती थी सुमेरिया, और उन सुमेरियन जाति के द्वारा 2400 ईसा पूर्व, यानी कि क्रेमर कहता है कि सुमेरियन जाति के लोग 2400 ईसा पूर्व ये यहां से पूर्व दिशा में गए, और पूर्व दिशा में जाकर इन्होंने अपनी संस्कृति विकसित की। पूर्व दिशा अपन कह सकते हैं भारत को, यानी कि अपन कहते हैं कि क्रेमर कहता है कि 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन लोग पूर्व दिशा भारत की ओर जाकर अपनी संस्कृति डेवलप कर लेते हैं, और उस संस्कृति को हमने आगे जाकर सिंधु नदी के आसपास विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा। तो सुमेरियन जाति के द्वारा इसका विकास हुआ। एक शोधकर्ता और आया था, गार्डन चाइल्ड नाम का, और गार्डन चाइल्ड कहता है कि जो हमारी सभ्यता थी, हमारी नहीं, ईरान में एक सभ्यता चलती है मेसोपोटामिया, और ये कहता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, या मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता में जाकर वहाँ बसते हैं, वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं और अपनी कल्चर विकसित करते हैं। तो कहा जाता, क्रेमर कहता है सुमेरिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता विकसित की। गार्डन चाइल्ड कहता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित किया। और एक है HD सांकलिया, इसको कहते हैं हसमुख दास सांकलिया। ये कहता है कि एक जगह मेसोपोटामिया, एक जगह दोस्तों बलूचिस्तान, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, बलूचिस्तान। मेसोपोटामिया में एक कबीला मिलता था, जिगुरत कबीला। कौन सा कबीला है दोस्तों? जिगुरत कबीला। और हमारे बलूचिस्तान में जो कबीले मिले सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, उनमें समानता थी। तो इसने कहा कि मेसोपोटामिया के जिगुरत कबीले के लोग ही बलूचिस्तान जाकर सिंधु नदी के आसपास जाकर अपना समाज, अपनी संस्कृति विकसित की और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। तो तीन मत हुए। क्रेमर कहता सुमेरियाओं ने विकसित की, गार्डन चाइल्ड कहता मेसोपोटामिया के लोगों ने, और HD सांकलिया भी कहता है मेसोपोटामिया के जिगुरत कबीले से वहाँ के लोगों की संस्कृति समानता रखती थी, मैच खाती थी। तो इन्हीं लोगों ने वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। तो इसके विकास के मत थे। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने इसकी प्रारंभिक विकास के मत पढ़े। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समापन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। तो कुछ शोध करता है जो अपने अपने अकॉर्डिंग शोध देते हैं कि किस कारण से, किस लॉजिक से, किस रीजन से
सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, वो खत्म हो गए। तो उनकी बात करते देखना दोस्तों कि सभ्यता के पतन के कारण क्या। देखो ये अपने विकास का कारण पढ़ा, अपने विकास के चीज़ें पढ़ी कि विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। अब पढ़ेंगे पतन का कारण, पतन कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। तो देखना इस सभ्यता का पतन, इस सभ्यता का पतन, सभ्यता तो समझ गए हो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सभ्यता का पतन। तो कुछ मैं शोध बताऊंगा आपको, कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिनमें सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण, यानी आर्यों के द्वारा यहाँ आक्रमण कर दिया और आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों को पराजित करके भगा दिया गया और स्वयं आर्यों ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाकर वैदिक सभ्यता विकसित की। तो आर्य आए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को परास्त किया, उनको भगाया और आकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। तो आर्यों का आक्रमण इसका कारण हो गया। दूसरा फैक्ट, दूसरा हो गया बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण कि जो नदियां थी, सिंधु नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने से या बाढ़ के कारण, पानी की अधिकता के कारण ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तीसरा जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से, यानी कि यहाँ की जलवायु परिवर्तन हुई जिससे यहाँ के लोगों की समस्याएं बढ़ गई और धीरे धीरे इन समस्याओं से वो लोग यहाँ से पलायन कर गए या कुछ लोग यहाँ कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु में परिवर्तन के कारण पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई थी, ध्वस्त हो गई थी। चौथा आता है प्राकृतिक प्रकोप और जिसमें आता है महामारी, महामारी, और महामारी को अपन कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप। दोस्तों महामारी तो आज भी चल रही है, कोरोना नाम की महामारी चल रही है, उस टाइम भी महामारी थी और उस महामारी प्राकृतिक प्रकोप से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये मत भी चलता है। और एक चलता है सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से, सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से, मार्ग परिवर्तन से ये सभ्यता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के अपन पढ़ते पतन का कारण, पतन कैसे हुआ। सबसे पहला मत पढ़ते हैं आर्यों का आक्रमण, आर्य आए, उन्होंने सभ्यता को नष्ट किया। बाढ़ आई, इस कारण ये नष्ट हुआ। जलवायु में परिवर्तन हुआ, इसलिए कारण ये ध्वस्त हुआ। महामारी के कारण ये लोग मारे गए और सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण भी इसमें परिवर्तन आया, ये इसका पतन हुआ। तो पहले पढ़ते हैं आर्यों का आक्रमण। एक शोधकर्ता था मार्टिमर, मार्टिमर व्हीलर, और व्हीलर कहता है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था आर्यों का आक्रमण। आर्यों के द्वारा आक्रमण किया जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, समापन हुआ। बाढ़, बाढ़ बताता है दोस्तों दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कहता है कि यहाँ बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण यहाँ के लोगों का पतन हुआ था। जलवायु परिवर्तन का बताता है एक व्यक्ति था आर.एल. स्टीन, आर.एल. स्टीन, और उसका समर्थन करता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष और आर.एल. स्टीन के कारण या इनके द्वारा, आर.एल. स्टीन या अमलानंद घोष के द्वारा बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये लोग ध्वस्त हुए, सभ्यता का विनाश हुआ। महामारी बताता है कैनेडी, कैनेडी के द्वारा बताया गया कि यह महामारी फैली थी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, उसका पतन हुआ। और सिंधु नदी के मार्ग बदलने का कारण बताता है कैम्ब्रिज नाम का शोधकर्ता।
और कैम्ब्रिज द्वारा बताया गया था कि यहाँ सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से यहाँ के लोगों की हालत खराब हो गई, यानी इसकी जो भी आर्थिक स्थितियाँ थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ से लोग पलायन कर गए और यहाँ आर्यों ने अपना अधिकार कर लिया और वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ और सिंधु सभ्यता अपनी समाप्त हुई। तो मैंने कुछ मत बताए जिनमें 5 मत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आर्यों का आक्रमण मार्टिमर व्हीलर कहता, बाढ़ का कारण दयाराम साहनी ने बताया, जलवायु परिवर्तन आर.एल. स्टीन और अमलानंद घोष ने कहा, महामारी बताई कैनेडी ने और सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन बताया कैम्ब्रिज ने। तो दोस्तों ये बात होती है आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी होती है, ये टॉपिक हमारा पूरा होता है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। इसके बाद हमारी बात आती है दोस्तों वैदिक सभ्यता को लेकर, जिसमें अपन आर्यों के बारे में, वैदिक काल के बारे में अपन बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले दोस्तों। वो अपन बात करेंगे स्टार्ट अगली क्लास में दोस्तों। तो बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और सबसे ज़्यादा लाइक आने चाहिए दोस्तों क्लासों में, जिससे कि हमें मजा आए पढ़ाने में। और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।